Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This is the video by Legal Concepts, CSS, PMS and Law. Before starting our today's lecture, please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon so that you may get notified about new videos timely. Let's move towards our today's lecture. Our today's lecture is about discharge of a contract part 2. Today we will study about section 56 and 73 of the Contract Act 1872 of Pakistan, which deals with the discharge of contract. First of all, we will study the objective of the lecture to know about conditions when a contract stands discharged. आज हम ये पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं या कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनमें एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने और भी पॉसिबिलिटीज़ पढ़ी थी जिनके थ्रू जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। आज हम उसका पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज़ डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर ये बात बताई गई है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज तब भी हो सकता है जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो इम्पॉसिबल हो जाए या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस या हालात पैदा हो जाएं या कर दिए जाएं जिनसे परफॉर्मेंस हो ही ना सकती हो। Sometimes after a contract has been established, something might occur, though not at the fault of either party, which can render the contract impossible to perform or illegally or radically different from that originally taken. कि जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिनमें बेशक दोनों पार्टीज़ का या कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ का कसूर नहीं होता या उनका कोई उसमें इंटरवेंशन नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद जो परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट की वो इम्पॉसिबल हो जाती है, ठीक है, या फिर जो है वो इल्लीगल हो जाती है। ऐसा कुछ और हो सकता है जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म नहीं हो सकता। However, if whatever happens to prevent the contract from being performed has not been caused by either party, could not have been foreseen, and its effect is to destroy the basis of the contract, कि जो भी वो हालात होंगे या कोई ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जिससे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस जो है इम्पॉसिबल हो सकती है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी सर्कमस्टांसेस होंगे वो जो है उसका पहले से पता नहीं होता कि ये चीज़ होने वाली है। एंड इट्स इफेक्ट इज़ टू डिस्ट्रॉय द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. Then the court will generally states that the contract has been become impossible to perform. और जो इस तरह के कोई भी सर्कमस्टांसेस होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर डिस्चार्ज हो जाता है। यहाँ पर एक मिस्टेक है जिसे आप लोग करेक्ट कर लीजिए। द वर्ड इज़ जनरली। If that happens, then the contract is discharged and neither party will have any liability under it. कि जब ऐसे circumstances के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस जो है वो इम्पॉसिबल हो जाती है तो फिर दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ की कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होती अपॉन ईच अदर, कि वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही डिस्चार्ज हो गया, तो इस वजह से कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ की कोई फर्दर लाइबिलिटीज़ नहीं रहती। Section 56 of the Contract Act clearly provides that an agreement to do an act impossible in itself is void. Section 56 ये कहता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना जो कि जिसकी परफॉर्मेंस वैसे ही इम्पॉसिबल हो, आपको पता है कि वो परफॉर्म नहीं हो सकता, तो वो फिर itself void होता है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर नहीं किया जाता। The performance of the contractual obligations may become subsequently impossible on a number of grounds. They include the following: objective impossibility of the performance, commercial impracticability, frustration of purpose, temporary impossibility. अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डिस्चार्ज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, कि डिस्चार्ज of operation of law क्या होता है। A contract stand discharged by operation of law in the following circumstances: unauthorized material alteration of a written document. A party can treat a contract discharge from his side if the other party alters a term such as quantity or price of a contract without seeking the consent of the former. इसमें ये बात बताई गई है कि अगर मटीरियल ऑल्टरेशन होती है किसी एक पार्टी की तरफ से, मतलब दो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में हैं और जिस लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में, एक पार्टी दूसरे की मर्ज़ी के बग़ैर उस
चीज़ को बदल देती है या उसकी क्वांटिटी कम कर देती है या उसकी प्राइस उसकी अप डाउन कर देती है, मतलब वो दूसरे की रज़ामंदी लिए बग़ैर ख़ुद से कॉन्ट्रैक्ट की जो मटेरियल है उसकी ऑल्टरेशन कर रहा है, तो इस तरह कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो सकता है। क्योंकि जब भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई तब्दीली करनी होती है तो जितनी भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ होती हैं उन सब की कंसेंट या उन सब की रज़ामंदी लाजमी होती है कोई भी चेंजिंग करने के लिए भी। Statutes of limitations. A contract stand discharge if not enforced within a called the specified period called the period of limitation। कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है तब भी डिस्चार्ज हो जाता है अगर उसकी इन्फोर्समेंट या अगर उसकी परफॉर्मेंस जो है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के दरमियान ना की जाए, मतलब एक रीज़नेबल टाइम जो है वो भी गुजर जाए और उसकी परफॉर्मेंस फिर भी ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। और वो रीज़नेबल टाइम या स्पेसिफाइड पीरियड उसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन। द लिमिटेशन एक्ट 1963 प्रिस्क्राइब्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स। के लिमिटेशन एक्ट 1963 में वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जितने भी लिमिटेशन पीरियड हैं वो प्रिस्क्राइब किए गए हैं, बताए गए हैं कि डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए रीज़नेबल टाइम या स्पेसिफाइड टाइम कितना होता है। फॉर इंस्टेंस, limitation period for exercising the right to recover an immovable property is 12 years and the right to recover a debt is 3 years। कि यहाँ पे बताया हुआ है कि लिमिटेशन पीरियड किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब किसी जायदाद या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह मूव ना हो सकती हो, उसको किसी को रिकवर करना है, आपने किसी की प्रॉपर्टी किसी को देनी है या कोई भी रिकवरिंग है उसकी, तो उसके लिए 12 ईयर्स जो हैं वो एक लिमिटेशन पीरियड बताया गया है, प्रिस्क्राइब किया गया है लिमिटेशन एक्ट में। और राइट टू रिकवर एट डेप्ट इज़ 3 ईयर्स। और अगर आपने किसी का कर्ज़ा देना है, डेप्ट होता है कर्ज़ा, कि कर्ज़ा रिकवर करना है तो उसके लिए 3 ईयर्स का लिमिटेशन पीरियड होता है। लिमिटेड टाइम 3 ईयर्स है कि 3 साल के अरसे के अंदर अंदर आप डेप्ट को रिकवर कर सकते हैं या करवा सकते हैं। Contractual rights become time barred after the expiry of this limitation period। कि contractual rights जो हैं दोनों parties के वो ख़त्म हो जाते हैं अगर ये limitation period expire हो जाए। Accordingly, if a debt is not recovered within 3 years, कि अगर debt 3 साल के अरसे के अंदर recover नहीं किया जाता of its payment becoming due, the debt ceases to be payable and is discharged by the lapse of time। तो इस तरह जो है वो discharge of contract हो जाता है। Insolvency। इंसॉल्वेंसी कहते हैं दिवालिया। अ डिस्चार्ज इन बैंक्रप्टी विल ऑर्डिनरीली बार एनफोर्समेंट ऑफ द मोस्ट ऑफ द डेप्टर्स कॉन्ट्रैक्ट। कि जो बैंक्रप्टी के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर डेप्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो इस तरह का अगर कोई इशू होता है तो कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्चार्ज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ मर्जर। मर्जर मतलब होता है कि दो चीज़ों को मर्ज कर देना। मर्ज का मतलब क्या होता है? दो चीज़ों को जम कर देना, आपस में मिला देना। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो स्टैंड्स डिस्चार्ज थ्रू अ मर्जर डेट अकर्स व्हेन एन इंफीरियर राइट अकरिंग टू पार्टी इन अ कॉन्ट्रैक्ट अमेलगमेट्स इनटू द सुपीरियर राइट्स इंश्योरिंग टू द सेम पार्टी। कि एक पार्टी है वो किसी दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आई है। फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में आई हैं और एक पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी से कोई चीज़ लीज़ पे ली है, रेंट पे ली है, ठीक है। तो एक वक्त ऐसा आता है कि हो सकता है कि वो उस चीज़ को ओन करना चाहे, ख़रीदना चाहे, तो वो अपनी लीज़ की पेमेंट को पूरा करके फिर उस पेमेंट करता है कि वो उस चीज़ को ख़रीदना चाहता है। तो मतलब उसका पहले इन्फीरियर राइट है। इन्फीरियर राइट क्या था कि सिर्फ उसने लीज़ पे ली हुई थी, तो अब उसका जो मर्ज कर लिया उसने इन्फीरियर राइट को, तो वो उसका सुपीरियर राइट बन गया। मतलब लीज़ के साथ उसने ख़रीद लिया उस प्रॉपर्टी को, तो उसका सुपीरियर राइट हो गया। तो मतलब उसने मर्ज कर लिया ये चीज़। तो ये हमें बताता है मर्जर के बारे में। फॉर इंस्टेंस, ए हायर्स अ फैक्ट्री प्रेमिसेस फ्रॉम बी फॉर सम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी फॉर 3 ईयर्स। कि ए ने फैक्ट्री प्रेमिसेस हायर किया बी से, मतलब किसी अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए कोई एक ज़मीन का जो है समझ लो कि फैक्ट्री की जगह ली उसने 3 साल के लिए किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए। बट 3 months अहेड ऑफ एक्सपायरी ऑफ द लीज परचेजेस एट वेरी प्रीमिसेस। कि 3 मंथ की एक्सपायरी के बाद जो है उसने वो जगह ख़रीद ली। नाउ सिंस ए हैज़ बिकम द ओनर ऑफ द बिल्डिंग, अब ए जो था वो
ओनर ऑफ बिल्डिंग बन गया, हिज राइट एसोसिएट विद द लीज इन्फीरियर राइट्स, के उसका इन्फीरियर राइट क्या था, लीज, सब्सिक्वेंटली मर्ज इनटू द राइट्स ऑफ द ओनरशिप, तो इसने अपने इन्फीरियर राइट को मर्ज कर लिया अपने सुपीरियर राइट के साथ। सुपीरियर राइट के क्या हो गया कि उसके पास राइट ऑफ ओनरशिप आ गया, वो जगह ही उसकी होगी, वो मालिक बन गया। द प्रीवियस रेंटल कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू एग्जिस्ट, तो जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट था वो ऑलरेडी डिस्चार्ज हो गया, वो सीज हो गया, ख़त्म हो गया। डिस्चार्ज बाय एक्ट एंड सेटिस्फेक्शन, एक्ट एंड सेटिस्फेक्शन क्या होता है, तो डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्ट एंड सेटिस्फेक्शन, द पार्टीज मस्ट एग्री टू एक्सेप्ट परफॉर्मेंस दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द परफॉर्मेंस ओरिजिनली प्रॉमिस्ड, कि एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज तब भी हो जाता है थ्रू एक्ट एंड सेटिस्फेक्शन। अब इसमें क्या है कि जब दो पार्टीज़ जो हैं वो एग्री हो जाएं कि ओरिजिनली प्रॉमिस्ड ऑब्लिगेशंस जो थी, मतलब जो पहले उन्होंने तय किया हुआ था कि ये कॉन्ट्रैक्ट इस तरह परफॉर्म होगा, अगर उसमें कोई चेंजिंग ले आते हैं वो दोनों, और फिर वो दोनों सब पार्टीज़ उसको एक्सेप्ट भी कर लेती हैं कि ठीक है हम एग्री करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट इस तरह परफॉर्म होगा, तो ये हो जाएगा एक्ट एंड सेटिस्फेक्शन। इट मे बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग सब हेड्स that are accord. An accord is an executory contract to perform an act that will satisfy an existing duty, कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को इस तरह से परफॉर्म करना कि वो हर पार्टी को सेटिस्फाई करती हो। एन एक्ट सस्पेंड्स बट डज नॉट डिस्चार्ज द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि एक्ट के थ्रू जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो डिस्चार्ज नहीं होता, सिर्फ सस्पेंड होता है, ठीक है। Satisfaction is the performance of the accord with discharges the original contractual obligations if the obligor refuses to perform। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि एक्ट की परफॉर्मेंस, एक्ट क्या था कि वो एग्री हो गई, अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को उन्होंने डिफ़र किया, डिफरेंट ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे उन ऑब्लिगेशंस की जो परफॉर्मेंस है, एक्ट की परफॉर्मेंस, उसे कहते हैं सेटिस्फेक्शन, जिससे एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। इफ़ द ऑब्लाइजर रिफ्यूज़ टू परफॉर्म, कि अब यहाँ पे जिसने ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करनी है वो रिफ्यूज़ कर दे, मना कर दे अपनी ऑब्लिगेशंस, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने से, द ऑब्लाइजी कैन सू ऑन द ओरिजिनल ऑब्लिगेशन और सीक आ डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑन द एक्ट। यहाँ ये बात बताई गई है कि अगर ऑब्लाइजर जो है वो मना कर देता है, तो यहाँ पे जो ऑब्लाइजी है, ऑब्लाइजी मतलब जो हकदार है परफॉर्मेंस का, तो वो सू कर सकता है उसको, उसके ऊपर सूट फाइल कर सकता है कि वो ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करे। डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय ब्रीच, ब्रीच होता है ख़िलाफ़ वर्जी करना, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, उसके ख़िलाफ़ जाकर कोई एक्ट करना जिससे कॉन्ट्रैक्ट को नुकसान हो, और सेक्शन 73 से डील करता है। ब्रीच अकर्स व्हेन वन पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट फेल्स टू परफॉर्म इट्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, के जब एक पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट में से वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में, ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करने में फ़ेल हो जाती है, और द परफॉर्मेंस इज़ डिफेक्टिव, या परफॉर्म तो करती है लेकिन वो परफॉर्मेंस डिफेक्टिव होती है, ठीक नहीं की गई होती, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट परसीव ब्रिंग अ कॉन्ट्रैक्ट टू एन एंड, कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है एंड हो जाता है वहाँ पे। The breach may give to the aggrieved party the right to terminate the contract, कि breach of contract अगर कोई दूसरी पार्टी करती है, तो जो aggrieved पार्टी होती है, मतलब मुतासिरा पार्टी जो होती है, जिसको नुकसान हुआ होता है, उसके पास ये राइट होता है कि या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे, वहाँ ख़त्म भी कर दे, बट इट इज़ फॉर द नॉन ब्रीचिंग साइड टू डिसाइड वेदर और नॉट द एक्सरसाइज दैट ओपिनियन। तो जो नॉन ब्रीचिंग पार्टी है, मतलब जो पार्टी ठीक थी, जो एग्रीव्ड पार्टी है, मतलब जिसका नुकसान हुआ है, तो उसके पास ये राइट होता है ये डिसाइड करने का कि बेशक वो उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे या फिर उसको वैसे ही चलता रहने दे, कंटिन्यूस रखे। द एग्रीव्ड पार्टी हैज़ अ राइट टू ऑफ इलेक्शन, के एग्रीव्ड पार्टी मतलब जिस पार्टी का नुकसान हुआ है उसके पास इलेक्शन का राइट होता है। डेट इज़ टू से इट कैन चूज़ आइदर टू अफर्म द कॉन्ट्रैक्ट और टू टर्मिनेट इट। वही बात कि क्या इलेक्शन का राइट होता है कि वो खुद इलेक्ट कर सकता है, या वो खुद उसके पास चूज़ करने का राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेगा या फिर उसको चलता रहने देगा। However, once that the decision has been taken, it is in the principle irrevocable, कि अगर एक बार डिसीजन ले लिया उसने तो फिर वो irrevocable होगा, मतलब दोबारा से उसको चेंज नहीं कर सकता वो। Anticipatory breach, also known as breach of repudiation,
एंटीसिपेटरी ब्रीच को हम ब्रीच ऑफ रेपुटेशन भी कहते हैं. एंटीसिपेटरी ब्रीच अकर्स व्हेन वन पार्टी स्टेट्स बिफोर द अराइवल ऑफ द डेट फिक्स्ड for performance without justification that it cannot or will not carry out the material part of the contractual obligations on the agreed date, or that it intends to perform in a way that inconsistent with the terms of the contract. यहाँ वो बात बता रहे हैं कि एंटीसिपेटरी ब्रीच ये होता है कि जब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की जो ऑब्लिगेशंस की मतलब परफॉर्मेंस की डेट होती है उससे पहले ही, डेट आने से, फिक्स्ड डेट जो है कि इस डेट पे परफॉर्मेंस होगी, वो डेट आने से पहले ही वो मना कर देता है कि वो कोई भी ऑब्लिगेशंस या कोई भी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, या फिर वो मतलब रिफ्यूज़ कर देता है इस चीज़ से, या फिर वो ऐसी कोई बात कर देता है कि मैं इस तरह नहीं इस तरह परफॉर्म करूँगा, मतलब वो अपनी मर्ज़ी से परफॉर्म करना चाहे जो कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस के ख़िलाफ़ हो, तो ये एंटीसिपेटरी ब्रीच होगा. दिस में ऑल्सो अकर व्हेन वन पार्टी बाय सम एक्शन मेक्स परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल. ये इस तरह भी हो सकता है कि अगर एक पार्टी ख़ुद से ऐसे कोई हालात पैदा करती है या ऐसा कोई एक्शन करती है जिससे कि परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाता है, तो ये भी एंटीसिपेटरी ब्रीच होगा. फॉर इंस्टेंस, ए आफ्टर एग्रीइंग टू सेल हिज कार टू बी ऑन अ फिक्स डेट, कि ए ने वादा किया कि वो अपनी कार बी को बेचेगा एक फ़िक्स्ड डेट पे, सेल्स इट टू सी, तो फिर वो बी के बजाय सी को सेल कर देता है, मतलब बेच देता है डेट आने से पहले ही. दिस इज़ एंटीसिपेटरी ब्रीच. तो इसने एंटीसिपेटरी ब्रीच किया किसके साथ? बी के साथ, क्योंकि उसके साथ वादा किया हुआ था कि इस डेट पे आपको गाड़ी बेच दूंगा, लेकिन वो डेट आने से पहले ही उसने गाड़ी किसी थर्ड पर्सन को बेच दी, तो ये एंटीसिपेटरी ब्रीच होगा. इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच. Where there is an anticipatory breach, the non-breaching party may either कि नॉन, अब यहाँ पे एंटीसिपेटरी ब्रीच जो है उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, असर क्या होता है कि जब एंटीसिपेटरी ब्रीच हो जाता है तो जो नॉन ब्रीचिंग पार्टी है, मतलब एग्रीव्ड पार्टी है जिसका नुकसान हुआ है, वो क्या कर सकता है? द नॉन ब्रीचिंग पार्टी में आइदर रेसिंड द कॉन्ट्रैक्ट, के कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है, और टू रिट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट इन फोर्स, या फिर वो उसको इन्फोर्स मतलब जारी भी रख सकता है, कॉन्टीन्यूस भी रख सकता है. एंड वेट फॉर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, और टाइम ऑफ परफॉर्मेंस मतलब वो फिक्स डेट आने का इंतज़ार करेगा कि हो सकता है कि वो अब ब्रीच को सुधार ले या जो गलती उसने की थी वो उसको ठीक कर ले, वो उसका वेट करेगा. इन फर्स्ट केस इट कैन इमीडिएटली सू फॉर डैमेजेस, कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पे फ़ौरन से ख़त्म करना चाहता है, फर्स्ट केस मतलब इन केस ऑफ डेट ही विल रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करता है, इट्स कैन इमीडिएटली सू फॉर डैमेजेस, तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, सूट फाइट कर सकता है उसके अगेंस्ट. दैट इज़ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू वेट फॉर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस टू एक्सपायर. तो इसके लिए जो टाइम ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स था उसका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. डी एग्रीड टू एम्प्लॉय पी. अब यहाँ पे डी एक बंदा है जिसने पी को एम्प्लॉय मतलब नौकरी देने के लिए एग्री किया था, मतलब उस बात पे रजामंदी दी थी. एज अ कोरियर फॉर 3 months, कि वो एज अ कोरियर काम करेगा 3 महीनों के लिए, कमेंसिंग ऑन June 1 जून से. बिफोर द सेट डेट डी टोल्ड पी डेट हिज सर्विसेज वुड नॉट बी रिक्वायर्ड. अब जब 1 जून आने से पहले डी ने पी को खुद ही मना कर दिया कि वो उसको पी की सर्विसेज नहीं चाहिए. दिस वाज टू बी एन एंटीसिपेटरी ब्रीच. तो यहाँ पे उसने एंटीसिपेटरी ब्रीच कमिट किया ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड इट इंटाइटल्स पी टू सू डी फॉर डैमेजेस इमीडिएटली. तो यहाँ पे पी का क्या राइट बनता है कि वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है डी से, डी के ऊपर सूट फाइल कर सकता है. इफ़ अ नॉन ब्रीचिंग पार्टी इलेक्ट्स टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटिव, कि अगर यहाँ पर नॉन ब्रीचिंग पार्टी जो है, एग्रीव्ड पार्टी जो है, वो कॉन्ट्रैक्ट को जारी रखना चाहती है, इट वेट्स अंटिल द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, तो वो जो फिक्स डेट थी मतलब 1 जून तक वेट करेगा कि हो सकता है वो उसे दोबारा कह दे कि हाँ तुम ज्वाइन कर सकते हो, अपनी सर्विसेज दे सकते हो, एंड देन होल्ड्स द अदर पार्टी लाइबल फॉर द नॉन परफॉर्मेंस. तो अगर उसके बाद भी नहीं होता तो फिर वो उसके लाइबल होगा नॉन परफॉर्मेंस के लिए दूसरी जो ब्रीचिंग पार्टी है
वो उसके ऊपर सूट फाइल कर सकता है या डैमेजेस क्लेम कर सकता है। दस बाय डूइंग सो द नॉन ब्रीचिंग पार्टी इज़ गिविंग एन अपॉर्चुनिटी, कि यहाँ पर नॉन ब्रीचिंग पार्टी जो है वो एक अपॉर्चुनिटी देती है ब्रीचिंग पार्टी को टू स्टिल परफॉर्म, कि परफॉर्मेंस कर सकता है, क्योंकि वो वेट कर रही होती है परफॉर्मेंस की डेट जो फिक्स हुई थी कि हो सकता है उस डेट तक वो जो है अपने काम को सुधार ले। इफ़ इट्स कैन इन ऑर्डर टू गेट अ वैलिड डिस्चार्ज, और अगर वो इस तरह करता है, अपने काम को सुधार लेता है या दोबारा उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाता है, तो फिर जो है जब तब ऑब्लिगेशंस जो हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस सारी परफॉर्म होंगी और पूरी होंगी, तो फिर ही एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिडली डिस्चार्ज हो जाएगा। एक्चुअल ब्रीच, अब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल ब्रीच क्या होता है। एक्चुअल ब्रीच रेफर्स टू द फेलियर टू परफॉर्म कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस व्हेन परफॉर्मेंस इज ड्यू, कि यहाँ पर एक बंदा सिरे से ही अपनी ऑब्लिगेशंस, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करता या परफॉर्मेंस के लिए फेल हो जाता है। फेलियर टू परफॉर्म ऑब्लिगेशंस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ब्रीच, कि ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ब्रीच है। wherein a seller fails to deliver the goods by the appointed time, कि यहाँ पर एक एग्जांपल ली गई है कि एक सेलर है, उसने गुड्स को कहीं डिलीवर करना था, अपॉइंटेड टाइम पे टाइम फिक्स हुआ था, लेकिन वो नहीं कर पाता। और वेयर ऑल्दो डिलीवर्ड द गुड्स आर नॉट अप टू द मार्क इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर वो डिलीवरी तो करता है उन चीज़ों की, लेकिन वो चीज़ें जो हैं वैसी नहीं आई होती जिस तरह की डिसाइड की गई थी, या फिर उनकी क्वांटिटी कम होती है, कम मिकदार में आई होती हैं, या उनकी क्वालिटी वो नहीं होती जो कि ऑर्डर की गई थी। तो यहाँ पे ये एक्चुअल ब्रीच होता है। अब इफ़ेक्ट ऑफ एक्चुअल ब्रीच क्या होता है? इफ़ेक्ट मतलब इसका असर क्या होता है कि अगर ये ब्रीच एक्चुअल ब्रीच हो जाता है तो फिर दोनों पार्टीज़ क्या करती हैं। ब्रीच इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ मेथड ऑफ डिस्चार्ज ऑल्दो इट मे नॉट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज नहीं होता। इस तरह के ब्रीच की सूरत में जो है कॉन्ट्रैक्ट को खुद जो है वो ख़त्म किया जाता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेड्स टू द टू मेन रेमेडीज़, नेमली ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड ब्रीच ऑफ वारंटी। इसकी टू रेमेडीज़ यहाँ बताई गई हैं, ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड ब्रीच ऑफ वारंटी। ब्रीच ऑफ कंडीशन क्या होता है? दिस इज़ अ मेजर टर्म नोन एज मटीरियल ब्रीच, के यहाँ पर मटीरियल ब्रीच होता है विच एंटाइटल्स द इंजर पार्टी टू डैमेजेस, कि अगर मटीरियल ब्रीच किया है दूसरी पार्टी ने, जो चीज़ उसने मंगवाई थी उसे वो चीज़ आई नहीं है, या वो कम मिकदार में आई है, या क्वालिटी वाइज वो चीज़ ठीक नहीं है, तो वो पार्टी जो है डिलीवरी करने वाले के ऊपर सूट फाइल कर सकती है, डैमेजेस क्लेम कर सकती है, एंड गिव इट एन ऑप्शन टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज सब्सिस्टिंग और डिस्चार्ज। और यहाँ पे वो ऑप्शन भी दे सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंटिन्यूस रहेगा या कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, या वो उसको चांस दे सकता है। ब्रीच ऑफ वारंटी क्या होती है? दिस इज़ अ माइनर टर्म, ये एक माइनर टर्म है, नोन एज नॉन मटीरियल ब्रीच। इसमें मटीरियल ब्रीच नहीं होता, मतलब जो समझ लो कि जो ऊपर ब्रीच हम लोगों ने पढ़ा है उसके अंदर मटीरियल ब्रीच था, यहाँ पे नॉन मटीरियल ब्रीच है। उसमें जो चीज़ ऑर्डर की गई थी, फॉर एग्जांपल किस चीज़ की डिलीवरी हुई है, तो मटीरियल ब्रीच हुआ है उस चीज़ में, क्वांटिटी पूरी नहीं आई या क्वालिटी ठीक नहीं आई, तो वो मटीरियल ब्रीच होता है। और ब्रीच ऑफ वारंटी जो है ये नॉन मटीरियल ब्रीच है विच एंटाइटल्स द नॉन ब्रीचिंग पार्टी टू डैमेजेस। तो ये नॉन ब्रीचिंग पार्टी जो है यहाँ एग्रीव्ड पार्टी है, या जिस पार्टी को नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, वो जो है डैमेजेस क्लेम कर सकती है। इट डज़ नॉट हैव द राइट टू रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इस ब्रीच ऑफ वारंटी अगर होता है तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। ऑल्दो अ नॉन मटीरियल ब्रीच कैन गिव इट द राइट टू डेफर परफॉर्मेंस अनटिल द ब्रीच इज़ गुड मेड गुड। यहाँ पर एक चांस दिया जाता है कि आप अपने ब्रीच को ठीक कर लें, मतलब आप अपनी गलती को सुधार लें, या यहाँ पे मतलब इस सूरत में ब्रीच ऑफ वारंटी की सूरत में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ उसको सुधारने का मौका दिया जाता है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। However, once the breach is remedied, the non-breaching party must go ahead and render its performance minus any damages caused by the breach. कि अगर एक दफ़ा जो है वो ब्रीच सुधार लिया जाता है, मतलब गलती अपनी सुधार लेता है ब्रीच करने वाला, तो फिर नॉन ब्रीचिंग पार्टी एग्रीव्ड पार्टी जो होती है या जो है वो उस परफॉर्मेंस को ख़ुद ही रेंडर कर देती है और कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज हो जाता है और किसी किस्म के कोई डैमेजेस क्लेम्ड नहीं किए जाते। Thus, it is clear from the above that not every breach entitles the injured party to treat the contract as discharge. तो हमें इस बात से ये पता चलता है कि हर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होता जिसका नतीजा डिस्चार्ज ही हो, या जो
हर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होता कि अगर उसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो इंजर्ड पार्टी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दे। अब जैसे हम लोगों ने ब्रीच ऑफ वारंटी पढ़ा है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होता बल्कि उस ब्रीच को, उस गलती को सुधारा जाता है। इट मस्ट बी शोन दैट द ब्रीच हैज़ affected as a vital part of the contract and that it is a breach of condition rather than the breach of warranty। लेकिन इसमें क्या बात बताई गई है कि अब यहाँ पे ब्रीच ऑफ कंडीशन और ब्रीच ऑफ वारंटी को थोड़ा सा डिफ़र किया गया है कि जो माइनर ब्रीच होता है वो ब्रीच ऑफ वारंटी में होता है, जो मेजर ब्रीच होता है वो ब्रीच ऑफ कंडीशन में होता है। This was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.